नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अतुल यादव। पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के मतदान में बस चंद दिन शेष बचे हैं। आगामी 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की 126 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जहां एक तरफ सत्ता में वापसी के लिए टीएमसी लगातार अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रही है, वहीं सत्ता को पाने के लिए पिछले 15 सालों से विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट यानी सीपीआईएम ये भी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। 23 अप्रैल को जिन 126 सीटों पर मतदान होना है यानी उत्तर बंगाल में, उस इलाके में एक पहाड़ों का दिल है जिसे हम दार्जिलिंग कहते हैं। चाय के बागानों और पर्यटन स्थल के लिए मशहूर इस दार्जिलिंग में पिछले 2 दशक से गोरखालैंड बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, लेकिन अब तक इस मांग का कोई भी स्थायी समाधान इन लोगों को नहीं मिला है। जो इस आंदोलन के पुरोधा हैं, जो इसके धार दे रहे हैं, बिमल गुरांग जी हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 1.5 दशक से ये गोरखालैंड बनाने की मांग कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये 15 सालों से तो लगभग बीजेपी टीएमसी ही शासन में है, तो फिर क्यों मांग पूरी नहीं हो पा रही है? नमस्कार। सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आपका चैनल ने जो हमारा विषय है, सारा भारत में या विश्व में भी ये अभी चर्चित का विषय बनेगा, तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो हमारा विशेष मांग जो गोरखालैंड का मांग है, ये मांग के लिए तो हम लोग इतना कसरत किया है, संघर्ष किया है। 2007 से अभी तक संघर्ष में हूं। भारत सरकार हो या बंगाल सरकार, और बंगाल सबसे ज्यादा तो बंगाल सरकार, जो वो लोग सोचते हैं कि बंगाल से हम लोग अलग जाएंगे, अलग देश होगा, ये सोच के ये रणनीति करता है। लेकिन हम लोग चाहता हूं कि भारत का संविधान के आधार में ही एक छोटे राज्य गोरखालैंड बनना चाहिए। वो ये नाम में थोड़ा विवाद हो जाएगा, होगा, किसी को होगा, और बंगाल का जो कम्युनिटी को होगा, लेकिन कुछ न कुछ अलग विषय सोचकर भी, और हमारा लैंग्वेज, भाषा, संस्कृति, सब चीज को देखते हुए, जैसा पंजाब बन गया है, झारखंड बन गया है, और आसाम बन गया है, और नागालैंड बन गया है, ऐसा विभिन्न प्रांत बन गया है, लेकिन हमारा प्रांत क्यों नहीं बन रहा है? देश के लिए हम इतना मरते हूँ, इतना जान माल का नुकसान होते हैं। जब भी देश के लिए कोई प्रांत, कोई देश चढ़ाऊ करते हैं, गोरखा आगे जाके वो देश को बचाने के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारा आइडेंटिटी के विषय होते हैं, परिचय के विषय होते हैं, उसमें हम लोग को नकारना चाहते, पूरा वो लोग नकारता है। इस हिसाब से दुख होते हैं, बार बार हम लोग इसके दुख होते हैं। और हम लोग भारत सरकार को भी अपील किया, और बंगाल का साथ तो बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया ना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम लोग का भलाई हो, हमारा कम्युनिटी को इम्प्रूव हो। सिर्फ बंगाल सरकार हम लोग का ऊपर में तोड़ने के लिए, दबाने के लिए, डिवाइड एंड पॉलिसी करने के लिए राजनीति कर रहा है। तो ये ऐसे ही अभी चलते रहे। 2009 से 2026 हो गया। ये अभी 2 या 3 दिन पहले अमित शाह जी बंगाल में आए थे, तो उन्होंने आपकी मांग को लेकर के एक मंच से घोषणा की, कहा कि बंगाल को बिना विभाजित किए हम गोरखालैंड की जो ये समस्या है इसका समाधान करेंगे। तो ये जो आश्वासन है, ये आपको पहली बार मिला है कि ऐसा लॉलीपॉप लगातार मिलता रहता है? फर्स्ट टाइम अमित शाह जी का साथ हम लोग बात हुआ, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2 बार हम लोग का मीटिंग हो गया, और 2 बार मीटिंग होने के बाद में हम लोग भी सोचा था ये बार हम लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग का इच्छा था, पहाड़ का भी इच्छा था, लेकिन हमारा इशू क्षेत्रीय विषय हो या हमारा बेकारी समस्या का हो, पहाड़ का भी जीर्ण अवस्था है, उसके लेके हम लोग बैठने के बाद में अमित शाह जी ने बोला खुल
कि अभी पहाड़ तराई डूवर्स के लिए कोई विषय अभी तय करना है। इसीलिए हम लोग चाहता हूं कि एक नॉर्थ ईस्ट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट संवैधानिक व्यवस्था हम लोग कराएंगे, ताकि गोरखा जाति को हो या दार्जिलिंग पहाड़ तराई डूवर्स को भलाई हो। ये विषय अमित जी ने रखा, तो वो रखते हुए हमने भी सोचा कि अभी का सिचुएशन हम लोग, अमित शाह जी ने ये बोल रहा है तो हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए उसने बोला कि हम लोग इसके लिए इंटरलोकेटर नियुक्ति करेंगे। अब इस घोषणा के बाद में जो बिमल गुरांग हैं और उनके समर्थक हैं, भाजपा को समर्थन कर रहे हैं? अभी तो सपोर्ट है ना, समर्थन कर रहा है ना। अच्छा, अभी तो सपोर्ट। हाँ, पूरा भारतीय जनता पार्टी और संसद में हमारा यहाँ पर घटक दल है, जितना भी है लोकल, जेएलए पार्टी हो या सीपीआरएम हो, सभी हम लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा मिलकर हम लोग लड़ रहे हूँ। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो है खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? हाँ, ना हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का टिकट में जो कमल का फूल में हमारा कैंडिडेट जो यहाँ पर भी है, मादारी हाट में भी है, यानी 2 सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं। और संसद में हम लोग सब सीट में हमारा जितना भी अलायंस का धर्म निभा रहा हूँ, और हम लोग सब चाहता हूं कि आने वाला दिन में सभी सीट में हम लोग निकाल देंगे। एक ऐसा सवाल है जिसको हमेशा जो आपके विपक्षी हैं वो नैरेटिव बना के प्रचारित करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भारत एक्सप्रेस के माध्यम से दर्शकों को, देश को इस समय जो ये शंका है, जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। 2007 से लेके 2021 तक आप बीजेपी के साथ थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप 2021 में टीएमसी को समर्थन कर दिए, अब वापस फिर से भाजपा के पास आ गए? तो जो आपके विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि जिधर बिमल गुरांग को मलाई मिलने लगती है उधर ही बिमल गुरांग गुण गाने लगते हैं, और जिधर उनकी बात नहीं मानी जाती है उधर वो फिर उनकी बुराई करने लगते हैं। देखिए, मैंने पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा काम नहीं किया है। 1986 से अभी तक 40 ईयर्स हो गया पॉलिटिक्स में। मैंने अपना जाति को बेचकर राजनीति नहीं किया है, अपना भाषा संस्कृति को बेचकर। और मैं चाहता हूं कि मेरा जाति का भलाई हो, क्षेत्र को भलाई हो। आदमी तो बोलता है ना कि बिमल गुरुंग 2021 में भाया ममता बनर्जी होकर आए, ये मेरा मजबूरी था ना। 5000 बच्चे लोग मेरा साथ थे, विस्थापित थे, दिल्ली में थे, नेपाल में थे, और क्षेत्र में मेरा बच्चे लोग थे। उसका माँ गुजरते थे, उसका बाप गुजर गया, लेकिन उसका माँ बाप गुजरने का टाइम में भी वो घर आ नहीं पाते, बाहर में उसका कुरी बांटते थे, उसका जो संस्कार करते थे। तो ये हिसाब से हम लोग वहां पर जी रहा था 3.5 वर्ष, और 3.5 वर्ष का भीतर में सबसे ज्यादा मैंने भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को, हम प्राइम मिनिस्टर को इतना अपील किया कि कुछ न कुछ होना चाहिए। पहाड़ में अभी 11 कम्युनिटी होने से भी बहुत अच्छा होगा। ये बात हो गया था, और ये बात होने का बाद में हम लोग कराएंगे ये। लेकिन बंगाल को हम लोग बुला रहा हूँ, बंगाल सरकार को हम लोग बुला रहा हूँ, लेकिन जब भी बुलाता हूँ वो मीटिंग में नहीं आता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो वो नहीं आता है तो हम लोग कैसा वो तो कह रहे हैं ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप टीएमसी के साथ 2021 में थे, अब किन परिस्थितियों में थे ये आपने बताया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप भाजपा के साथ मिलके बंगाल को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ उसमें बंगाल कैसा विभाजन होगा? विभाजन नहीं हो, ये तो होने का सवाल ही नहीं होता है। हमारा अपना डिमांड है, ये डिमांड तो आगे भी कांग्रेस का शासन में रखा था, आगे जितना भी यहाँ पर शासन चलाए थे उसका आगे रखा था, उसने भी अनसुना किया। अभी भी रख रहा हूं, अभी भी अनसुना हो रहा है। और टीएमसी वाला तो पूरा हमारा कम्युनिटी को डिप्राइव करने के लिए, सैबोटाइज करने के लिए राजनीति कर रहा है। तो जब आप आंदोलन ये कर रहे थे, तो जैसा कि आपने बताया आपकी मजबूरी थी, तो ये मजबूरी क्या मुकदमों वाली थी जो आपके समर्थक जेल में बंद थे? हमारा मजबूरी क्या था ना, जब हम लोग पीके जो है प्रशांत किशोर का साथ मुलाकात हुआ, तब उसका साथ बात होने का समय में तो हमने पूरा इशू को रखा
कि ये है, ये बात है, ये हमारा जो डिमांड है पॉलिटिकल समाधान के लिए हो, यहाँ जितना भी शहीद हो गया उसके लिए हो, और यहाँ का जो जितना भी हमारा जो आंदोलनकारी का जो केसेस है सभी को हमने रखा और सभी चीज के लिए ओके किया, और ये भी बोला कि पॉलिटिकल समाधान के लिए मिस ममता बनर्जी ये करेंगे, ये मेरा वादा है, ये करेंगे। तो वो यही सब बोलने से तो हम लोग भी बोला कि हाँ अभी तो घर तो ले जाना होगा बच्चे लोग को, ऐसा कैसे रख सकते हैं मैं, और पॉलिटिकल समाधान होगा तो जो टीएमसी सरकार करेगा तो वो तो सोचने का बात ही है। इस हिसाब से हमने उसको सपोर्ट किया, लेकिन आते समय सभी चीज करने का लगे एश्योरेंस किया। मैं बैठा था, अभिषेक बनर्जी बैठा था, पीके बैठा था, सब हम चारों बैठा था। हमारा जितना भी डिमांड मैंने रखा पॉलिटिकल समाधान के लिए, पहाड़ तराई डुअर्स के लिए और एरिया के लिए मैंने रखा था, सभी ओके किया था। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो में जब वोट हुआ, जब वोट होकर वो सीएम बन गया, लेकिन वो काम नहीं किया। वो काम नहीं होने का बाद में तो दुख होता है ना। मैं इतना दिन 3.5 वर्ष में बाहर बैठा और बैठने से अच्छा होता था, लेकिन आज जो भी मैंने जो समस्या झेल रहा हूँ वो बहुत बदतर हो रहा है। जिनका आपने जिक्र किया अभिषेक बनर्जी जी का, वही एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट में लिखते हैं कि पहाड़ की गोरखा भाइयों की संस्कृति, उनकी विरासत, उनका आत्मसम्मान सिर्फ टीएमसी ही सुरक्षित रख सकती है, इसलिए किसी और के झांसे में ना आए। तो उनका इशारा फिर किसकी तरफ है? देखिए वो तो बोल रहा है, लेकिन कौन सा सीट जीता है? टीएमसी वाला कौन सा सीट जीता है? अपना बलबूता से दार्जिलिंग पहाड़ में और तराई डुअर्स में हो, ये नॉर्थ बंगाल का विभिन्न क्षेत्र में कौन सा सीट जीता है? सब सीट तो भारतीय जनता पार्टी जीता है, और वो तो दिखाने के लिए तो बहुत कुछ बोलती है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो में नहीं होता है, इसके लिए बहुत बुरा होते है ना। अच्छा बुरहान साहब, एक चीज और आप मुझे समझाइए, भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को समझाइए। ये आपके बिल्कुल बगल में, यहाँ से 70 या 80 किलोमीटर दूर सिल्लीगुड़ी में एक जगह है माटीगाड़ा। ममता बनर्जी ने 16 जनवरी या 17 जनवरी को 2026 में एक जगह का उद्घाटन किया। कहा कि भगवान महाकाल के दर्शन के लिए हम उज्जैन क्यों जाएं बंगाल वाले, हम भगवान महाकाल को यहीं ले आएंगे। एक तो ये, इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है, उन्हीं की पार्टी में पहले विधायक थे हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद का ऐलान किया तो उनको साइड कर दिया। तो बतौर गुरांग साहब, क्या ममता बनर्जी को ये समझ आ गया है कि अगर नॉर्थ बंगाल को फतेह पाना है, जीतना है, तो सनातन की जो प्रथा है उसको पकड़ना पड़ेगा, हिंदू वोटरों को पकड़ना पड़ेगा, तभी हम जीत सकते हैं? हाँ ये तो है ही। ये तो अभी का जो रणनीति है टीएमसी वाला, ये तो कर रहा है, सनातन को एकजुट बना के जो वोट बटोरने के लिए काम कर रहा है। लेकिन नॉर्थ बंगाल में जितना भी आदमी लोग हैं अवेयरनेस है, कॉन्शियस है, कभी नहीं वोट डालेगा, टीएमसी को कभी नहीं वोट डालेगा। क्योंकि अभी देखिए ना नॉर्थ बंगाल में कहां पर है डेवलपमेंट, उन्नति कहाँ है, कहां से कहां बना दिया है नॉर्थ बंगाल। तो 17 एकड़ में महाकाल महातीर्थ स्थल बना रहे। महाकाल मंदिर घोषणा तो किया, कब होगा? ये तो यक्ष प्रश्न है। मैं भी बोल सकता हूँ ना, मैं भी यहाँ पर बोल सकता हूँ। हाँ, कल कोई मंदिर अच्छा मंदिर बनाएंगे और ये जगह में ऐसा में आने वाला सोर्स बनाएंगे, मैं भी बोल सकता हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो में पैसे कहाँ से हैं, कहाँ से फंड मिलेगा? सरकार तो है, लेकिन कहाँ से फंड आएगा? बहुत बुरा है ना। जब तक देखिए बंगाल इतना बुरा हालत में अभी, और ये बुरा हालत को निकालने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का सिवा कुछ नहीं करेगा, दूसरा कोई नहीं होगा। अच्छा सर, आप लगातार पहाड़ की बात करते हैं। मैं लगभग यहाँ पे 30 से 40 जिले 30 से 35 जिले घूम चुका हूँ, माफ कीजिए 38 तो जिले ही हैं बंगाल में। तो मैंने एक चीज देखी है, जब मैं नॉर्थ बंगाल में आया तो जो चाय के बागान हैं उसमें जो महिलाएं काम करती हैं उनकी बड़ी बुरी दुर्दशा है। महज 250 रुपए में आदमी 2 वक्त का खाना दार्जिलिंग में नहीं खा सकता है।
ऐसे में 10 घंटे काम करा के 250 रुपए देना आपको नहीं लग रहा है ये जुल्म हो रहा है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि असम में देखिए मिनिमम वेजेस, त्रिपुरा में देखिए मिनिमम वेजेस, सब जगह में लागू है। जहां पर बाहर का और दूसरा स्टेट है, वहां पर तो अच्छा सा अच्छा वो लोग का मिनिमम वेजेस लागू होकर दिन का रोज तो 400 500 रुपये 510 तक है। लेकिन हम लोग का यहाँ पर 250 रुपये हाजिरा में 8 घंटा रोजी रोटी करना पड़ता है। और मिनिमम वेजेस अभी भारत सरकार ने तो किए, लेकिन बंगाल में लागू होने नहीं देते। और बंगाल में लागू क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज तो अभी सभी चीज तो अभी भीतर का बात में हम लोग बोल नहीं सकता हूं। यहाँ पर जब जितना भी है घोटाला है, करप्शन है, इसीलिए अब हम लोग चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में भी उसने डाला कि और हमारा सरकार बनने का बाद में 45 डेज में हम लोग ये समस्या का समाधान करूंगा। यहाँ का बेकारी समस्या के लिए हो, यहाँ लड़का लड़की के लिए 3000 डालने के लिए हो, या विभिन्न समस्या के लिए हो, हम लोग करेंगे। ये एश्योरेंस तो दिया है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, मेन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी जो अभी वो लोग को भत्ते मिलते हैं, लेकिन अभी बंगाल में नहीं मिलते। तो अब भारत सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आ जाएगा तो अच्छा सा अच्छा उसको तनख्वाह मिल जाएगा, भत्ता मिल जाएगा। सबसे बढ़िया बात है ना। अभी तक कोविड से अभी तक तो राशन किसने देता है, चावल किसने देता है, आटा किसने देता है? तो मोदी जी ने देता है। कह रहे हैं हम अभ्युदय योजना के तहत पैसा दे रहे हैं ना, देखिए वो तो दिखौटी तो होते ना, कर्म में परिणत ऐसा नहीं होता है। सर भारत सरकार से जो भी फंड आते हैं यहाँ आके दूसरा स्कीम बना के भेजते हैं। ये जो फ्री वाली रेवड़ी है, चाहे वो इनकी हो या उनकी हो, अगर इन फ्री वाली रेवड़ी की जगह जो पहाड़ की बुनियादी जरूरतें हैं, दार्जिलिंग में मैं देख रहा हूं यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। रोजगार में यहाँ 15 सालों में टीएमसी ने क्या क्या विकास किया, ये तो आप ही बता पाएंगे। ना कुछ नहीं क्या। 15 वर्ष में और संघ में यहाँ का जो सत्ताधारी है ना 8 वर्ष में, यहाँ तो इतना अच्छा दार्जिलिंग पहाड़ का रेपुटेशन था, यहाँ का ग्रीनरी सिचुएशन था, संघ में यहाँ का टिम्बर थी, यहाँ का टूरिज्म थी, सब तो बर्बाद किया। और यहाँ का टूरिज्म अच्छा नहीं होगा तो कैसा रेवेन्यू आता है, कैसा यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, उन्नति होता है? ये सब चीज तो बर्बाद किया अभी का शासन चलाने वाला आदमी। और उसका ऊपर में हाथ है टीएमसी, ब्लेसिंग तो वो लोग का है। तो वो लोग को ब्लेसिंग मिलने का बाद ही ये लोग क्षेत्र का जो विकास के पैसे हो, यहाँ का जितना भी टूरिज्म सेक्टर का जो फंड आते है उसका पैसे हो, और टूरिज्म का लोकल टूरिज्म जो है ना ओन फंड का रेवेन्यू जब मिलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। आगे हमारा शासन में 2012 से 2017 तक जितना भी हमने प्रोजेक्ट किया है, टूरिज्म प्रोजेक्ट जहाँ से आयुष्मान आते हैं और यहाँ का लोकल डेवलपमेंट के लिए वो खर्च होते थे, लेकिन ये सब सेंट्रल फंड का स्कीम से करते हैं हम। कुछ भी बंगाल का रेवेन्यू, बंगाल का पैसे से हमने नहीं किया, चाहे रोड हो या ब्रिज हो या टूरिज्म हो, यहाँ का विभिन्न पानी हो या लाइट हो, सब सेंट्रल फंड ने दिए हुए पैसे से हमने किया। दार्जिलिंग की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं, आप अगर दर्शकों को? सबसे ज्यादा तो ट्रैफिक व्यवस्था है। अभी देखिए ना, ट्रैफिक में 4 घंटा 5 घंटा आदमी टूरिस्ट हो या लोकल पीपल्स हो, सबको यहाँ पर सस्टेन करना पड़ता है। इतना ज्यादा हेरेसमेंट होता है। तो ये हेरेसमेंट यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था से, यहाँ पार्किंग नहीं है, और पार्किंग अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी कहाँ जाएगा, रोड में खड़ा करेगा। और रोड में खड़ा होने का बाद में फिर उसको दगदी देगा तो कौन देता है? पुलिस वाला। पुलिस किसका होता है? बंगाल सरकार का होता है। और इस हिसाब से ये क्या ना, चेन सिस्टम का जो है ना, ये दबाव बहुत बुरा होता है। इसीलिए अभी जो दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो, खरसाङ हो, तराई डुवर्स हो, मन बना चुका है अभी चेंजेस था बंगाल। जो तराई और पहाड़, मैं दोनों का ये जानना चाहता हूँ, दोनों जगह में घूमा। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाई आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत
गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया जाना था। मैं जिन जिन चाय के बागानों में गया, मैंने महिलाओं से बात की, तो उनको जो इस योजना का लाभ है वो मिला ही नहीं। ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, इससे आपको नहीं लगता कि ये जो गरीब आदमी है, जो जरूरतमंद आदमी है, वो मारा जा रहा है? इसका एक क्या ना अपना एक प्रोसेस होते है ना। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का प्रोसेस होता है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का रिलीफ, ये एक सिस्टम होते हैं। वो सिस्टम में अब फॉलोअप होगा तो अच्छा है, क्योंकि हमने भी यहाँ पर जितना भी कैंसर पेशेंट हो, किडनी पेशेंट हो, उसके लिए काम किया। तो 10-15 आदमी को तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से फंड मिला, 3 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख तो फंड मिला। उस हिसाब से वो लोग का जो अपना ट्रीटमेंट किया है, लेकिन सभी को भी मिल नहीं सकता है ना। मेरा सवाल दूसरा है सर, जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए, वो तो हर किसी के लिए, तो वो उन केंद्र सरकार की जो स्कीम्स होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस योजना को प्रचार और प्रसार कुछ कराया, या फिर केंद्र सरकार पक्ष और विपक्ष वाले मामला भिड़ंत हो गई? वाला जितना भी स्कीम होता है ना, बंगाल में लागू नहीं होते, लागू होने नहीं देता है, क्योंकि उसका विजन होते है सेंट्रल से जितना भी स्कीम आते हैं उसका नाम परिवर्तन होते हैं, और नाम परिवर्तन होता है तो वो तो कल तो विवाद हो जाएगा ना। इसीलिए एनआरजीएस का जो काम हुआ, एनआरजीएस में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ, इसीलिए अभी पैसे रोका, करप्शन ज्यादा, और उसमें रोड़ा बलुआ में भी करप्शन, सीमेंट में भी, रॉड में भी, ऐसा करप्शन, इतना ज्यादा करप्शन हो गया। आखिरी सवाल गुरंग साहब, ये आईपैक घोटाला मामला, ईडी रोज छापेमारी कर रही है कोलकाता में, कभी कोई धरा जा रहा है, कभी कोई पकड़ा जा रहा है, आईपैक का डायरेक्टर भी गिरफ्तार हो गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या है ना, बंगाल का भीतर का आंदोलनी मामला, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का आंदोलनी मामला, इसमें मैं नहीं पढ़ने से अच्छा होगा। तो जहां ईडी रेड मार रही है, वहां सीएम, डीजीपी और कमिश्नर के साथ पहुंचती हैं और एक फाइल उठा के गाड़ी में बैठ के चली जाती हैं। तो इलीगल है, लेकिन ये बात के लिए मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ। खैर, आप 4 मई को कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? ना, हमारा जितना भी है पार्टराई डुअर्स में, जितना भी यहाँ पर सीटेज है, और हमारा जो भी इन्फ्लुएंस है वो सब सीट में निकल जाएगा। शुक्रिया गुराम साहब। तो ये गुराम साहब थे, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जब 2021 का जो विपक्ष एक नैरेटिव लेके आ रहा है कि इन्होंने टीएमसी को समर्थन किया, तो उस दौरान इनको जो आंदोलन ये कर रहे हैं उसकी समस्याओं को समाधान के लिए कहा गया था। वो एक अलग बात है कि उसके बाद राजनीतिक छल के तहत इन्हें धोखा मिला और वापस ये बीजेपी के पास आ गए अपनी मांगों को लेकर। अब देखना ये होगा कि जो गुरांग साहब की मांगे हैं, इनको आने वाली सरकार कब तक पूरा करती है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, दार्जिलिंग।